एक समय की बात है। मैजिक लैंड नाम का एक परीलोक हुआ करता था। उसी परीलोक में अर्चना नाम की एक परी भी रहा करती थी। अर्चना परी अपनी 3 बेटियों के साथ वहाँ पर रहती थी। उसकी तीनों बेटियाँ अमीशा, आशी और अदिति बहुत ही चंचल थी। क्योंकि परियों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, इसलिए अर्चना परी हमेशा अपनी बेटियों के लिए परेशान रहा करती थी और उन्हें परिलोक से बाहर जाने से हमेशा मना करती थी। सुनो बच्चियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी भी परिलोक से बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम एक साधारण इंसान की तरह बन जाओगी। जी माँ, हम आपकी बात याद रखेंगे और कभी भी परिलोक से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह वो हाँ तो कह देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बहनें खेल रही होती हैं कि तभी अचानक वो तीनों खेलते खेलते परिलोक से बहुत दूर निकल जाती हैं और फिर वो थककर वहीं पर बैठ जाती हैं और आराम करने लगती हैं। लेकिन अचानक उन्हें होश आता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। अरे बाप रे, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? हाँ दीदी, ये तो परिलोक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ अमीशा, माँ ने हमें मना किया था पर हमने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अब पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हैं। फिर वो तीनों परियां अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती हैं, पर उनकी सारी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी। इसलिए वो परेशान होकर रोना शुरू कर देती हैं। उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो तीनों परियां यहाँ वहाँ चलना शुरू करती हैं और चलते चलते किसी गांव में पहुँच जाती हैं। चलते चलते उन तीनों को बहुत गर्मी होने लगी थी और तीनों को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है। पर तभी उन्हें एक घर के सामने एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन उन बेचारी परियों को कुएं से पानी निकालना आता ही नहीं था। फिर वो तीनों उस घर के अंदर चली जाती हैं, पर उन्हें घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं सोफे पर फल की एक बड़ी सी टोकरी रखी थी और उन तीनों परियों को बहुत जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए वो तीनों जल्दी से फल उठाकर खाने लगती हैं। वो फल खा ही रही थी कि तभी उस घर की मालकिन घर पर आ जाती है और उनसे गुस्से में बोलती है, अरे कौन हो तुम लोग? मेरे घर के अंदर कैसे घुसी और मुझसे बिना पूछे मेरे फल कैसे खाए? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दरअसल हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए। देखने में तो तुम लोग राजकुमारियाँ लगती हो, फिर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? तब अदिति परी उस औरत को अपने परी होने की बात बता देती है। ये सुनकर वो औरत एक शैतानी मुस्कुराहट देती है। अरे वाह, तो तुम लोग मेरे बहुत काम आओगी। पर हमारे पास अब जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। इस जगह पर आते ही हमारी सारी जादुई शक्तियाँ हमसे छीन गयीं। तब तो तुम लोग मेरे किसी काम की नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। कृपया करके हमें अपने पास रख लीजिए। हम लोग अब कहाँ पर जाएंगे? आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। फिर वो औरत कुछ देर तक सोचती है और कहती है, परियों मेरी नौकरानियाँ बने, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रह सकती हो। रुको, मैं बाजार जाकर तुम लोगों के लिए कुछ पुराने कपड़े लेकर आती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और यहाँ वो तीनों परी बहनें बैठकर थोड़ा आराम करने लगती हैं। फिर कुछ ही देर में वो औरत घर पर वापस आ जाती है। लो, मैं तुम तीनों के लिए ये कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। चलो अब ये सुंदर से कपड़े उतारो और काम पर लग जाओ। उस औरत के कहने पर तीनों परियां पुराने कपड़े पहन लेती हैं और वो पहनकर घर के काम करना शुरू कर देती हैं। दरअसल इस औरत का नाम यामिनी है। यामिनी नाम की ये औरत बड़ी ही दुष्ट थी, जिसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था।
इधर अर्चना परी का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटियों को ढूंढने की हर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। और उधर यामिनी का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं और हमेशा रोती रहती हैं। काश कि हमने माँ की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ दूसरी तरफ यामिनी तीनों परी बहनों को एक जादूगर को बेचने का प्लान बना रही थी। अभी के लिए मैं तुझे सिर्फ एक ही परी दूंगी। अगर तू ठीक से पैसा देगा तभी बाकी की 2 परियां दूंगी, समझा? ये ले अपने पैसे, पर बाकी की 2 परियां भी मुझे जल्दी ही चाहिए। धीरे धीरे करके पैसे लेकर यामिनी तीनों परी बहनों को उस जादूगर को सौंप देती है। फिर जादूगर उन तीनों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। इन तीनों परियों को मारकर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। अरे मेरा जादुई पत्थर कहाँ चला गया? कहीं मिल नहीं रहा। वो जादूगर काफी देर तक अपना पत्थर यहाँ वहाँ ढूंढता है, पर पत्थर न मिलने पर वो पत्थर को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ता है। ये जादूगर तो हमें मार ही डालेगा। काश कि हमारी जादुई शक्तियाँ हमारे पास होती। वो सब छोड़ो, लेकिन हम अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। वो तीनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक सामने लटका हुआ सितारा टिमटिमाने लगता है। डरो नहीं परियों, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि हम तीनों परियां हैं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक परी हूँ। उस जादूगर ने मुझे सितारा बना दिया है। उस दुष्ट जादूगर ने मेरी जादू की छड़ी यहीं कहीं छुपाई हुई है। क्या तुम उसे ढूंढोगी? पर हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारे सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, पर पैर तो खुले हैं ना। हम सभी के लिए उस छड़ी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर अमीशा परी जादूगर की अलमारी के पास जाती है और जादुई छड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक अलमारी के ऊपर से जादू की छड़ी नीचे गिरती है। जादुई छड़ी को देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। अब ऐसा करो, उस छड़ी को मेरी तरफ दिखाकर बोलो, हे जादुई छड़ी, सितारा अपने असली रूप में आ जाए। अमीशा परी के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसे ही बोलती है। फिर जादुई छड़ी अपना जादू चलाती है और वो सितारा एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। फिर वो जादुई छड़ी परी के पास चली जाती है। तभी परी बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तो वापस नहीं दिला सकती, पर मैं तुम तीनों को 3 जादुई लहंगे दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे परीलोक तक पहुँचा देंगे। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों को जादुई लहंगा दे देती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो जादूगर वापस आ जाए। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। हे मेरे जादुई लहंगे, इन्हें फौरन से इनके परीलोक तक पहुँचा दो। जैसे ही परी ऐसा बोलती है कि तभी तीनों परियां हवा में उड़ने लगती हैं। फिर वो तीनों नन्ही परियां अपने परीलोक की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन जब वो जादूगर के घर से निकल रही थी, तभी जादूगर वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है। परियां अपना पीछा करते हुए उस जादूगर को देख लेती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे मोटे जादूगर, तू हमें पकड़ेगा? अपने आप को देखा है कभी आईने में? चल मोटे, हमें पकड़ के दिखा। उन परियों की बात सुनकर जादूगर गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो परियां तेजी से उड़ना शुरू करती है और वो जादूगर को बहुत नचाती है। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। साथ में जादूगर भी उनके पीछे पीछे आता है।
पीछा करते करते जादूगर बहुत थक जाता है। जादूगर को थका हुआ देखकर परियां अपनी फुल स्पीड में उड़ने लगती है और आखिरकार वो अपने परीलोक में पहुंच जाती है। लेकिन जब जादूगर परीलोक में जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों का करंट लगता है। फिर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। उधर अर्चना परी अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर तीनों परियां अपनी माँ के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़के वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है। माँ, पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है, मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम,
मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई। पूनम रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा? दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उससे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब, आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना, हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया?
अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं। दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक गांव में संजना अपनी माँ रूपाली और अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहती थी। उसकी माँ गांव में एक सूप का ठेला लगाती थी और अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। संजना बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम लगातार पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम भी रोशन करूँगी। और मुझे अपने छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है। संजना गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य बनाऊंगी? ये सोचते सोचते वो अपनी सूप की दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सूप पीने आता है। अरे बहन जी, एक बढ़िया और चटपटा सा सूप बनाइए। रूपाली उसके लिए एक चटपटा सूप बनाती है और उस आदमी को दे देती है। वाह बहन जी, क्या सूप बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आदमी उसे 500 का नोट देता है। मालिक, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मुझे बस 20 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तुम ये सारे पैसे रख लो। मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। वाह बहन जी, तुम बहुत ईमानदार हो। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मालिक, मेरी एक बेटी है, वो बहुत ही होनहार है। मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालिक, यदि आप जानते हैं तो मुझे कोई सस्ता और अच्छा स्कूल बता दीजिए मालिक। अरे बहन जी, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको ये फॉर्म देता हूँ। ये लो, तुम अपनी बच्ची से ये फॉर्म भरवा देना। अगर तुम्हारी बेटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे फ्री में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फॉर्म लेकर अपने घर आ जाती है। संजना बेटा, जल्दी यहाँ आओ बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भागी भागी संजना अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्या लेकर आई हैं आप? बेटा, ये बहुत ही अच्छे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो इसे जल्दी से भर दे और अपने टेस्ट की तैयारी कर। कुछ दिनों बाद संजना का टेस्ट होता है और संजना उस टेस्ट को पास कर लेती है। उसके बाद संजना को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में सभी अमीर बच्चे आते थे। संजना पहले दिन अपने स्कूल जाती है। अरे वो देखो, हे भगवान, ये कैसी लड़की आ रही है यहाँ। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की बेटी है। हाय, मैं संजना हूँ। तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने एक टेस्ट पास किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कबाड़ी वाली लड़की लग रही है। ए सुन कबाड़ी, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है।
हमें तेरे जैसी लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये स्कूल वाले ऐसे बच्चों का एडमिशन क्यों कर लेते हैं। इसी तरह हर रोज स्कूल में बच्चे संजना का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते रहते थे, लेकिन संजना उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अरे मेरे पापा शहर से एक बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लहंगा लेकर आए हैं, मैं तो कल वही पहन कर आऊंगी। हाँ, और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक इतना सुंदर लहंगा लेकर आई है, मैं भी वही पहन कर आऊंगी। बच्चे अपने अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर संजना आ जाती है। अरे संजना, तुम क्या पहन कर आओगी कल? अरे तो इससे क्या पूछ रही है, ये तो भिखारन है। इसके स्कूल की ड्रेस तो इतनी गंदी और फटी पुरानी होती है, ये कौन से नए कपड़े पहन कर आ सकती है। ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। संजना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हुआ? माँ, कल स्कूल में एक फंक्शन का सेलिब्रेशन है, सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा सिलूंगी। नहीं माँ, आपको भी पता है ना घर का सिला हुआ लहंगा कैसा होता है, मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे सब। लेकिन संजना की माँ अपने पुराने कपड़ों से एक लहंगा बनाने लगती है। रात को लहंगा सिलते हुए उसकी उंगली कट जाती है। अरे मेरी आवाज सुनकर तो बच्चे उठ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ। वो छत पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सौम्या नाम की एक लड़की आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी उंगली कट गई है। कल मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार नहीं कर पाई तो मेरी बेटियां कल क्या पहन कर जाएगी। सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। सौम्या परी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई लहंगा है, तुम ये लहंगा अपनी बेटी को दे देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, बेटा संजना, उठो बेटा, स्कूल के लिए तुम्हें तैयार भी होना है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार अपना लहंगा तो देख ले। लहंगे का नाम सुनते ही संजना फटाफट से उठ जाती है और अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा है, कहाँ से लाई आप माँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। संजना अपना सोने का लहंगा पहनकर स्कूल पहुँच जाती है। सभी लड़कियाँ संजना को देखती रह जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम सोनी था, वो संजना से बोलती है, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो संजना? मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ तो सूप वाली है ना, वो तो तुम्हें सिंपल लहंगा भी नहीं दिला सकती। हम गरीब हैं, तो क्या हम लहंगा नहीं खरीद सकते? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये लहंगा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ? सभी लड़कियाँ संजना के लहंगे की तारीफ करती हैं। ये देखकर सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद सोनी अपने घर जाती है और अपने पिता जेठालाल को सारी बातें बताती है। जेठालाल गुस्से में संजना के घर पहुंच जाता है। अरे ओ रूपाली की बच्ची, बाहर निकल। रूपाली बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तू अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा खरीद रही है, मेरा उधार उतारने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो सोचता था कि बेचारी विधवा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पैसे दे देगी। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी।
यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा कहाँ से लेकर आई? कहाँ से उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तूने अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। तेरा समय खत्म हो चुका है, निकल जा इस घर से। वो तीनों को उस घर से निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी रूपाली को परी के जादुई लहंगे की याद आती है। बिटिया, ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। तू इससे जो भी मांगेगी ये तुझे दे देगा। हे जादुई लहंगे, हमें एक घर दे दो। संजना के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई सुनहरे लहंगे का घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई लहंगे से वो हर चीज मांग लेते थे। अब संजना भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी।